नमस्कार, मैं रविश कुमार। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तब महाराष्ट्र एटीएस के चीफ ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत करकरे मोर्चा संभालने सड़क पर निकल गए। उनके ओहदे के हिसाब से वो दफ्तर में बैठकर रणनीति बना सकते थे, लेकिन करकरे ने बाहर आकर सामना किया और शहीद हो गए। एंटी टेरर स्क्वाड के मुखिया का पद महाराष्ट्र पुलिस में किसी को भी नहीं मिल जाता। काबिल और पेशेवर अफसर ही यहां तक पहुंचते हैं। महाराष्ट्र पुलिस में हेमंत करकरे की अपनी साख रही है, उनके काम की साख रही है। जांच के आधार पर, उन्हीं के जांच के आधार पर दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के सदस्यों को मालेगांव बम धमाकों में गिरफ्तार किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य लोगों तक हेमंत करकरे की जांच नहीं पहुंचती तो देश में की राजनीति में हिंदू आतंकवाद के जुमले पर इतना राजनीतिक घमासान नहीं होता। शुक्रवार को इसी मामले में एनआईए ने जब अपना चार्जशीट पेश किया तो कईयों को लगा कि हेमंत करकरे की जांच को ही संदिग्ध बना दिया गया है। क्या ऐसा अफसर जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की वो ऐसी जांच करेगा जिससे आतंकवाद की एक ऐसी थ्योरी हवा में तैरने लगे जिस पर कोई यकीन ना करे। महाराष्ट्र में पुलिस कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि हेमंत करकरे जांच पूरी कर कई दिनों तक इंतजार करते रहे ताकि कोई जल्दबाजी ना हो जाए। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे ताकि उनके जांच सवालों के घेरे में ना आ जाए। हेमंत करकरे ने जांच का काम संभालते ही टीम से पूछा था कि सिर्फ धर्म के आधार पर जांच क्यों हो रही है, किसी और दिशा में लाइन पर जांच क्यों नहीं हो रही। करकरे की साख ना होती तो मुंबई के गोरेगांव में उनके नाम पर एक पार्क नहीं होता। पुणे में भी एक पार्क है। 2010 में मालेगांव की एक सड़क का नाम हेमंत करकरे के ऊपर है। 2009 में बिहार की राजधानी पटना में भी एक सड़क का नाम हेमंत करकरे रोड रखा गया। चेन्नई की एक संस्था हेमंत करकरे के नाम पर पुरस्कार देती है। हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने अपनी मौत के बाद शरीर के सारे अंग दान दे दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जब 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था करकरे को, तब हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने किसी भी राजनेता से मिलने से मना कर दिया था। मालेगांव धमाके मामले में चार्जशीट पेश करते हुए एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि एनआईए ने पहले तो मालेगांव धमाके के आरोपियों की जमानत का विरोध किया था, क्या अब उसने अपना स्टैंड बदल लिया? तो शरद जी का जवाब है कि जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो गई थी तब तक हमें एटीएस की जांच पर निर्भर होना पड़ा था। अब हमने जांच पूरी कर ली है, इसलिए हमने अंतिम चार्जशीट दायर कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एएनआई चीफ का यह बयान प्रकाशित किया है, एक्सप्रेस में छपा है। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। वो मोटरसाइकिल जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी और जिस पर धमाके हुए, वो बात कहां चली गई? इसी आधार पर आरोप लगा है। साध्वी का कहना था कि उनकी गाड़ी 2 साल से सहकर्मी इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उनका कोई रोल नहीं है। एजेंसी की दलील थी कि सहकर्मी आपके साथ काम कर रहा था, गाड़ी यहां तक आई है लेकिन उसके बीच में कुछ लोग हैं जिनकी हत्या हो गई है, इसलिए पहुंचना मुश्किल है। इन सब बातों पर विस्तार से तभी ठीक से बात करना चाहिए जब चार्जशीट की एक एक बात पढ़ ली जाए और आपके सामने रखने योग्य हो। लेकिन क्या एनआईए ने दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत को भी आरोप मुक्त कर दिया है? क्या एनआईए ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को भी आरोप मुक्त कर दिया? तो खबरों के हिसाब से अभी भी 10 लोगों के खिलाफ कथित रूप से आरोप बरकरार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ बारूद सप्लाई करने, बम रखने और साजिश के आरोप अब भी हैं। 2006 और 8 के अलग अलग मालेगांव धमाकों के आरोपियों में 2 नाम एक से हैं। एनआईए मानती है कि 2 लोग इन धमाकों में कथित रूप से सक्रिय थे। दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के सदस्यों के नाम इस आरोप पत्र में भी हैं। अभी तक इन्हें मुक्त नहीं किया गया है। साध्वी प्रज्ञा और 5 के खिलाफ मकोका हटा दिया गया है क्योंकि मकोका लागू करने के सबूत नहीं मिले। तो क्या इससे जांच की दिशा बदल गई है या सिर्फ साध्वी प्रज्ञा को राहत पहुंचाई गई है? क्योंकि विपक्ष उनके बीजेपी और संघ के नेताओं से रिश्ते के कारण संघ को भी घसीट लेता था। पिछले साल से ही मीडिया के जरिए संकेत मिल रहे थे कि साध्वी प्रज्ञा को राहत मिल सकती है। चार्जशीट दायर होते ही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एनआईए का नाम नमो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना दिया, जिसका काम भाजपा समर्थकों को क्लीन चिट देना रह गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी मालेगांव की जांच करने वाले हेमंत करकरे की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा करके उनकी ईमानदारी को धूमिल मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम सही को छोड़ेंगे नहीं, सही को फंसाएंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं।
बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि यूपीए ने कई लोगों को बेवजह फंसाया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई गतिविधियां थी नहीं, ये सब बातें तो मैं चुनाव से पहले से कह रही हूँ और पूरा उसका डाटा डिटेल भी बताया है। और मालेगांव से लेकर समझौता एक्सप्रेस के बीच में किस तरीके की साजिश हुई और किस तरीके से देश विरोधी ताकतें इस देश में लग रही थी और बहुत सारे लोग जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्होंने देश के अहित में रहकर इन सब चीजों पर भी साजिश की। ये शर्म की बात है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो कि आतंकवादी गतिविधियों के जांच के लिए बनाई गई थी, आज उन्हें बचा रही है जो स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। रोहिणी सहलियान जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही हैं, जो एनआईए केसेस कर रही थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनको ये कहा गया था सरकार बदलने के बाद कि इन केसेस में आपको ज्यादा तेजी से काम नहीं करना है। जो मीडिया के माध्यम से जो भी तथ्य सामने आए हैं तो उसका हमें काफी हद तक उसमें उसका हाथ नजर आता है। तो यदि बीजेपी के नेतृत्व में सेंटर में सरकार चल रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यदि जो दोषी लोग हैं यदि उनको इस तरीके से बचाया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि ये अगर एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है और ये सब लोगों का मौका हटाया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये केस नहीं चला, केस चलने भी नहीं दिया। 8-8, 9-9 साल तक आप सभी लोगों को आपने जेल के अंदर बंद करके रखा, सड़ाया उन लोगों को, ये गलत है। आप उनकी जिम्मेदार कौन है? 8 साल उनके कौन वापस देगी जिंदगी के? क्या आपको लगता है ये पूरा मामला ही अब रद्द करना चाहिए? पूरा मामला, ये सिर्फ मौका हटाने से बात नहीं चलेगी। ये पूरा मामला, ये पूरा मुकदमा रद्द होना चाहिए। मालेगांव धमाके में कुछ मुस्लिम आरोपी भी थे जिन्हें आतंक के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें भी छोड़ा गया। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह निर्दोष हैं। आज एनआईए की चार्जशीट में उनका नाम ना होने से इसकी पुष्टि हो गई। अब ये समझना होगा या पूछने का सवाल है कि क्या बीजेपी सिर्फ साध्वी प्रज्ञा तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहती है? क्या उसने अभिनव भारत की भूमिका से अपने आप को अलग कर लिया है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बयान में सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह को छोड़े जाने की बात है, उसका स्वागत है और वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को निकृष्ट राजनीति का शिकार बनाया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस मामले को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट अब देख लेते हैं। मालेगांव 2008 बम धमाके के तार इस मोटरसाइकिल से होते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक पहुंचे थे, क्योंकि चेसिस नंबर से पता चला था कि मोटरसाइकिल की मालकिन कोई और नहीं, साध्वी खुद हैं। साध्वी की गिरफ्तारी के बाद ही एक एक कर बाकी के आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब एनआईए कह रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में कह दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत उनके पास है नहीं, तो उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो नहीं सकता है। तो ये तो डे 1 से हमारा सबका कहना था इसमें कि ये पूरा फैब्रिकेटेड केस है और ये आज सत्य सबके सामने आ चुका है। एनआईए की जांच में साध्वी ही नहीं 5 और आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में आए, हमने वही सवाल उठाया, हमने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया। ये भी जानकारी मिली है कि जो मुंबई एटीएस के उस वक्त के चीफ थे, उन लोगों ने प्लांट कराया था आरडीएक्स। मैं कुछ नहीं कर, मैं इस विषय में कुछ नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ है, जिसका रोल आया, हमने वही आगे किया है। सबसे बड़ी बात कि एनआईए ने अपनी तकरीबन इस 150 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व जांच एजेंसी एटीएस की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। चूंकि मकोका लगाने के लिए आरोपियों में से किसी भी एक आरोपी पर 2 मामलों में चार्जशीट होनी चाहिए, इसीलिए आरोपी राकेश धावड़े पर परभणी और जालना धमाकों में चार्जशीट दिखाई गई, वो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव 2008 बम धमाकों में मकोका लगाने के लिए। अंग्रेजी में लिखा है, द सेड चार्जशीट वेयर फाइल्ड विद द सोल पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द मकोका एक्ट। राकेश धावड़े को 2 नवंबर 2008 को अरेस्ट किया।
फिर राकेश धावड़े को परभनी का केस जो 2003 का है, उसमें बाकी आरोपियों को 2006 में अरेस्ट किया और राकेश धावड़े को 11 नवंबर 2008 का अरेस्ट करके 13 नवंबर 2008 को चार्जशीट फाइल किया। जालना के केस में 2004 का केस है, बाकी आरोपियों को 2006 में अरेस्ट करके और राकेश धावड़े को 15 नवंबर को अरेस्ट करके 15 नवंबर को ही चार्जशीट फाइल कर दिया। एक दो दिन में चार्जशीट फाइल करके एटीएस ने ये करने की कोशिश किया, राकेश धावड़े के खिलाफ एक से जास्ती चार्जशीट है और उसी को आधार बना करके मकोका लगाया। और आज एनआईए ने उसी का भंडाफोड़ किया है। राकेश धावड़े के खिलाफ जालना और परभनी केस में इसीलिए फंसाया गया था कि मालेगांव में मकोका लगा सके। यही वजह है कि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें दोषी साबित कराने के लिए मकोका के तहत लिए गए जो बयान अहम साबित होते, वो केस पर से मकोका हटते ही बेकार साबित हो जाते। लेकिन एनआईए की माने तो कर्नल पुरोहित की बात और है, उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कर्नल ने मामला उजागर होने के बाद आरोपियों को सावधान भी किया था। अभी उन्होंने जहां तक है कि कंस्पिरेसी की है, 302 किया है और एक कम्युनिटी को टेरराइज करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने साजिश की है। ये साजिश में भाग लेने का आरोप है और कहा कि सर्कमस्टेंशियल और इनडायरेक्ट एविडेंस पुरोहित के विरोध में है। कर्नल के साथ ही मेजर रमेश उपाध्याय, दयानंद पांडे सहित 10 के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ है। अब इन सभी पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में दूसरा बम धमाका हुआ था। शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने मोटरसाइकिल पर हुए उस धमाके में 6 की मौत हुई थी और 101 लोग जख्मी हुए थे। जांच के बाद पहली बार बम धमाकों में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के नाम आए। मालेगांव 2006 के बम धमाके हों या फिर 2008 के, दोनों ही बम धमाकों की पहली जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। एटीएस की मालेगांव 2006 के बम धमाकों की जांच जहां कहानी साबित हुई, वहीं मालेगांव 2008 के बम धमाकों की जांच पर भी सवाल उठा है। वैसे सवाल तो एनआईए पर भी उठा है। एनआईए के विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन केंद्र में सरकार बदलने के बाद एनआईए के बदले हुए रवैये के खिलाफ पिछले साल इस्तीफा दे चुकी हैं। मुंबई से कैमरामैन नीलेश देवाड़का के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष के वकील यानी सरकारी वकील अविनाश रसाल ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि चार्जशीट दायर की जा रही है। मैं दुखी हूं और इस्तीफा दे सकता हूं। अब उन्होंने इस्तीफे से इनकार किया है और कहा है कि जिस तरह से जूनियर सरकारी वकील को आगे करके अदालत में चार्जशीट पेश की गई, उससे वो नाराज हैं। इससे पहले संजय सिंह ने भी आपको बताया कि रोहिणी सान्याल ने भी कहा था कि उनके ऊपर दबाव है कि एनआईए के अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि वे इस मामले में जरा धीमा चलें। तब काफी हंगामा हुआ। उस वक्त जुलाई 2015 में हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने रोहिणी सान्याल से बात की थी। शुक्रवार को उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेजी में दिए उनके इंटरव्यू को हम आपको सुनाना चाहते हैं। आसान अंग्रेजी है, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अभी हुआ है उसका इशारा वो 1 साल पहले कर चुकी थी। You said in your first interview that you were asked to go soft in this particular case by someone in the NIA. The NIA has subsequently come out and said that they have checked and no such officer has given you such instructions. But you still stand by this? Yes, I still stand by it. I swear by it. You swear by it? Yes. You swear by what exactly? What I've said. Yes, but just for the record, if you could repeat what exactly happened. Yes, somebody has come to me and has told me to go soft. And this person was who? From NIA. A member of the NIA? Yes. And when did this happen exactly? It must initially it has happened somewhere in between May and June last year. Between May and June last year? Last year. So this is somewhere after the government changed in New Delhi? Yes. I see. And what did this gentleman say to you exactly? I mean, did he just say go soft or did he elaborate? Who has given him these instructions? No, he has not elaborated. Okay. He only called me first that he wanted to meet me. Then I called him. He came to our court, and in the court itself, out in the corridor, he told me about it. And he said that? He said, it is the instruction from up. I don't know who's that. Instructions from above? Yeah. Now tell me, the NIA has also said that this case is not even reached the trial stage yet. So where is the question of going soft? To that, what would you say? I've been drafting the reply as well as arguing the matter. Right from beginning, even after NIA took over, I was asked in writing to continue. So where is the question of beginning trial? Because all issues are very important
At this stage also, it's a question of retaining MCOC or not and allowing them to go on bail. रोहिणी सलियन नाम है, मैंने सान्याल कह दिया। रोहिणी सलियन शुरू से ही इस केस में सरकारी वकील थी। जब एटीएस इसकी जांच कर रही थी और आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जब 2011 में एनआईए ने टेक ओवर किया इस केस को, तब भी वो लंबे समय तक, पिछले साल तक, लगभग 4 साल तक वही सरकारी वकील रही निचली अदालत में। राजनीति के कितने ही रास्ते हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान का गठन किया तो जरूर अपने लिए नई भूमिका की तलाश कर रहे होंगे। गर्मी के बढ़ते ही सूखे को लेकर हंगामा होने लगा, मगर सर्दी के दिनों से ही योगेंद्र यादव ने सूखे की बात शुरू कर दी थी और वो मीडिया का दरवाजा खटखटाने लगे थे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की लड़ाई का नतीजा यह निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सूखा राहत को लेकर कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, जिससे करोड़ों किसानों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को फायदा हो सकता है। पिछले साल दिसंबर में स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब से लेकर 12 मई तक हफ्ता दर हफ्ता सुनवाई की खबरें आती रहीं और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूखा प्रभावित इलाकों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मिड डे मील चलेगा। दूध और अंडा भी बच्चों को दिया जाए ताकि उनको कुपोषण का वो शिकार ना हो। सभी सूखा प्रभावित परिवारों को अनाज दिया जाए। मनरेगा के अंदर मजदूरी का भुगतान सही समय पर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अभी भी सुनता रहेगा। अगली सुनवाई 1 अगस्त को है। यह एक बड़ी कामयाबी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले की 15 सुनवाई, 40 घंटे लगाकर 15 सुनवाई की है। सरकारें आनाकानी करती रहीं, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी, लेकिन सुनवाई का दबाव बढ़ता चला गया। तब तक बढ़ा, जैसे जैसे अदालत पूछने लगी वैसे वैसे दबाव बढ़ा और सरकारें हरकत में आने लगी। पिछले साल सितंबर में जब मौसम विभाग की रिपोर्ट आई कि 39% बारिश हुई है, तो स्वराज अभियान ने तय किया कि इसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है। ये लगातार दूसरा साल था जब देश में कम बारिश हुई और 100 साल में यह तीसरी बार था कि लगातार 2 साल कम बारिश हुई। स्वराज अभियान ने तय किया कि 2 अक्टूबर 2015 को कर्नाटक से यात्रा की शुरुआत की जाए। ये 25 किलोमीटर की यात्रा थी और इसके जरिए 7 राज्यों का 25 किलोमीटर नहीं, ज्यादा है, 7 राज्यों का दौरा किया गया। मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा योगेंद्र यादव ने। उनके साथ अर्थशास्त्री जॉन द्रेज ने मिलकर एक सर्वे भी किया। दोनों ने 25 नवंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सूखे पर अपना सर्वेक्षण भी छापा, जिसके मुताबिक पिछले 8 महीने में 53% गरीब परिवारों ने दाल नहीं खाई। यह पिछले साल का सर्वेक्षण है। 69% परिवारों ने दूध नहीं पिया था। हर 5वां परिवार कम से कम 1 दिन भूखा सोया था। हर 6ठे घर ने फिकारा, एक घास की रोटी होती है, फिकारा खाई थी। बुंदेलखंड की सभी 27 तहसीलों के 108 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। गर्मी आते ही सूखा प्रभावित इलाके की खबरें मीडिया में पहले पन्ने पर आने लगी, मगर स्वराज अभियान के लोग बीच के पन्ने में छपने वाली खबरों के लायक बने रहे, इसकी लगातार कोशिश करते रहे। अदालती लड़ाई ने सूखा को लेकर सरकारों की भूमिका को भी स्पष्ट किया है और बता दिया है कि अब आनाकानी करने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकारों का शुतुरमुर्गी रवैया बड़े अफसोस की बात है। निश्चित रूप से अंतिम जिम्मेदारी इस मामले में केंद्र की है। कोर्ट ने केंद्र को आपदा प्रबंध कानून 2015 के अनुसार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया है। अब इस आदेश के बाद केंद्र को 1 महीने के अंदर एक राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के गठन करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय आपदा योजना भी बनाइए और यह भी कहा है कि केंद्र वित्तीय रूप से उदार बने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने साफ किया कि सरकारों में सूखा से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो संविधान की सामाजिक न्याय की जो भावना है, डॉक्टर अंबेडकर की जो संविधान की भावना है, उस भावना को एक तरह से वापस उसे वहां पुनर्स्थापित करता है। इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम किस्म के आदेश दिए हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में। कहा है लोगों को मिड डे मील स्कीम के अंदर बच्चों को अंडा, दूध या न्यूट्रिशनल पदार्थ मिलने चाहिए। कहा है कि गर्मी की छुट्टियों के अंदर मिड डे मील स्कीम जारी रहनी चाहिए। सूखा प्रभावित इलाकों में सभी परिवारों को
राशन मिलना चाहिए, राशन कार्ड हो ना हो, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये कहा है कि पैसे की कमी का बहाना नहीं बना सकते। मनरेगा के बारे में न्यायालय ने कहा है कि सरकार ने एक तरह से सामाजिक न्याय की भावना को दरवाजे से बाहर फेंक दिया है, उसको वापस करना होगा और इस योजना के लिए जो फंड रिक्वायर्ड है वो फंड सारे देने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने चारे के बारे में, पीने के पानी के बारे में, जानवरों के कैंप के बारे में, किसानों को फसल के नुकसान के मुआवजे के बारे में और किसानों के ऋण के बारे में, इन सब पे आदेश दिए हैं। मैं समझता हूं सन 2001 के बाद, जब 2001 में पीयूसीएल वाला मुकदमा आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके चलते इस देश के अंदर लोगों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हुई, उसके बाद 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो कि लोगों के खाने के बारे में, मिड डे मील के बारे में, रोजगार के बारे में, किसानों के ऋण के बारे में, उनके फसल के मुआवजे के बारे में, सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट से सूखे पे, केवल इस साल के सूखे पे नहीं, आने वाले सालों में सूखे के बारे में किस तरह की एक न्यायिक प्रक्रिया बनती है, उसका रास्ता साफ होता है। एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला आज बंद नहीं होगा। 1 अगस्त को वो इस सारे मामले की फिर सुनवाई करेंगे, देखेंगे कि इन निर्णयों को कैसे लागू किया गया है और इसके ऊपर अपनी निगाह बनाए रखेंगे। देश के करोड़ों किसान सूखा से प्रभावित हैं। सरकारें अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन अभी तक कहीं सूखा घोषित करने को लेकर ही हंगामा हुआ। महाराष्ट्र ने अभी हाल में राज्य में सूखा घोषित किया है। सूखा घोषित करने से बहुत सारी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, वो अधिकृत हो जाती है कि ये आपको करनी ही है, इसलिए सरकारें बचती हैं। इस बीच लोगों के भूख की समस्या बढ़ती जा रही थी। मिड डे मील और अनाज के वितरण से गरीब किसानों को काफी फायदा होने वाला है। इस आदेश से अब ये किसी कोई आनाकानी नहीं कर सकती हैं। फंड की कमी का बहाना बनाकर लोगों के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब चलते हैं कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्याओं की खबरों से हो रही चिंता के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। 40-50 लड़कों के समूह ने एक छात्र को पीट कर मार डाला। पुलिस का कहना है कि सिर्फ 6-7 लड़के मारने आए थे। कुछ मीडिया खबरों के अनुसार 20-25 लोग थे, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि 50 से 60 लोगों ने सत्यप्रकाश प्रिंस पर हमला कर दिया। हमला कोटा के महावीर नगर इलाके में हुआ। 2 छात्रों पर हमला हुआ है, एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। जिस छात्र की मौत हुई उसका नाम सत्यप्रकाश प्रिंस है और वो बिहार का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि यह वर्चस्व की लड़ाई है, यानी खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की लड़ाई। कम से कम 100-150 लड़के चाकू, सरिये, लाठी और इसके अलावा सबसे सब्बल वो लेकर के, और एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। जब मैंने देखा ना ताऊ, मैं सीधा बाहर गया और उन लड़कों के बीच में चला गया। जाकर के उन लड़कों ने क्या चाकू से मारने की भी कोशिश की। साधारण घटना तो नहीं लगती। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 100 लड़के, अभी 20-25 की बात कर रहे थे, 100 लड़के जो हैं वो चाकू, सरिया, लाठी लेकर एक लड़के पर टूट पड़ते हैं तो क्या मंजर रहा होगा। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी दोनों गुटों में जबरदस्त लड़ाई हुई। तो क्या सत्यप्रकाश का भी कोई गुट था, तो उसकी क्या जानकारी है ये अभी सामने नहीं आई है। वो अकेला क्यों पकड़ा गया एक नए आए दोस्त के साथ। लेकिन मामला तो तब इतना नहीं बढ़ा था। पुलिस का कहना था जब पहले झड़प हुई थी तो सत्यप्रकाश 2 साल से कोटा में रह रहा था और मेडिकल की तैयारी कर रहा था। वहीं घायल हुआ संदीप अभी 4 दिन पहले कोटा इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए आया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, वो जांच कर रही है। फिलहाल ये फुटेज अभी मीडिया को नहीं मिली है। हमलावरों के पास बटन वाले चाकू थे, पता नहीं, मैंने नहीं देखी ऐसी चाकू, लेकिन ऐसे कर दिया मैंने। बटन वाले चाकू थे जैसे अपराधियों के पास होते हैं। सत्यप्रकाश की चाकू और डंडे से पीट कर हत्या की गई है। सुधा हॉस्पिटल में है, वहां से इसको डेड घोषित कर दिया। क्या बात है, किस बात? कोई लड़ाई झगड़े का कोई गुप्ता मैच में हो रहा था झगड़ा, उसमें आके भर्ती हुआ है। भर्ती के बाद में इसको डेड घोषित कर दिया। महावीर नगर एक ऐसा इलाका है जहां एक थाने के अंदर 1 लाख बच्चे रहते हैं।
ज्यादातर दूसरे शहरों से आए हुए हैं। हमारे सहयोगी शाकिर ने कोटा से बताया कि वेरिफिकेशन का पुलिस दावा तो करती है, लेकिन वो दिखावा ज्यादा है। इतने छात्रों का वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस भी तो होनी चाहिए। 50-60 पुलिस वाले कहां से इतने छात्रों का सत्यापन कर पाएंगे? ये बात भी सही लगती है। पुलिस की कमी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब सीएम ने मीटिंग बुलाई थी तो एसपी ने अपने डीजी से अपील की थी कि जो कोचिंग का इलाका है वहां जवान बढ़ाए जाएं। वहीं छोटे बड़े मिलाकर कुल 25 कोचिंग संस्थान है कोटा में। कोचिंग वालों ने अपने यहां, महावीर नगर की बात बता रहा हूं, 25 कोचिंग संस्थान है। कोचिंग वालों ने अपने यहां पर्सनल सीपीओ रखे हुए हैं, जिनका काम अगर कोचिंग में बच्चों के बीच कोई लड़ाई हो जाए तो उसे छुड़ाना है, मतलब बाउंसर जैसे। लेकिन यह जिम्मेदारी कोचिंग तक ही सीमित है। छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप की चोरी, छीना झपटी, लेकिन इस तरह सरेआम पीटकर हत्या की बात पहले नहीं हुई। हालांकि एक ज्वेलर्स के यहां कुछ साल पहले चोरी हुई थी, जिसमें कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का नाम आया था। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में जब हमने जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो यह पता चला कि कई जगह छात्रों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं। छात्रों के झगड़े की बात कभी कभी सामने आ जाती है, लेकिन इस तरह पीटकर हत्या का मामला कभी सामने नहीं आया। अब सवाल उठता है कि जब शहर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जहां लाखों छात्र रह रहे हों, तो वहां सुरक्षा की ऐसी अनदेखी क्यों? कहीं 50-60 लोग जाकर मारपीट करते हैं, हत्या कर देते हैं और पुलिस को घटना की जानकारी बाद में होती है। 4-5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दबाव बढ़ने पर और लड़कों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अपने परिवार का भविष्य बनाने आए या बनने आए छात्र की जिंदगी अब नहीं लौट सकेगी। अब राजनीति। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि मैंने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखा है कि बिहार के छात्र की हत्या के इंसाफ की मांग की है, कि इंसाफ होनी चाहिए। यह भी लिखा है कि कोटा में बिहार के छात्र की 50 लोगों ने मिलकर बर्बरतापूर्वक हत्या की है। जंगल राज का ढोल पीटने वालों राजस्थान में किसका शासन है? आजकल तेजस्वी जंगल राज से काफी परेशान है, क्योंकि गया में आदित्य की हत्या को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये सब तेजस्वी ट्वीट करके कह रहे हैं। कोटा के बीजेपी विधायक ने इसके जवाब में कहा है कि बिहार के छात्रों ने यहां अपराध का वातावरण बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रिमिनल छात्र बिहार के हैं उन्हें यहां की सुरक्षा के लिए यहां से चले जाना चाहिए। बिहार से आने वाले छात्रों ने लगातार अपराध करके और जिस तरह का वातावरण कोटा में खड़ा किया है, मैं इस बात को लेके बहुत चिंता है कि आखिर यहां तक अपराध बढ़ गए हैं कि एक छात्र दूसरे छात्र की हत्या कर दे और ये अपराध हिंसा का रूप ले ले। अभी एक छात्र की जघन्य हत्या जो कल सरेआम की है, और बिहार टाइगर्स फोर्स नाम का गठन कर ले, संगठन बना ले और वो संगठन अपराधों को अंजाम देता चला जाए। प्रशासन को जिस मुस्तैदी से ऐसे संगठन के जितने सक्रिय सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्या ये एक सामान्य घटना थी जिसमें मेस में घुसकर एक छात्र की हत्या कर दी गई? अगर ये गैंग वॉर था तो पता लगना चाहिए। पुलिस के इस बयान से पूरा जवाब नहीं मिलता कि वर्चस्व की लड़ाई थी। किस बात के लिए वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी? क्या इस घटना के पीछे कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी है? कोटा के विधायक ने कह दिया कि बिहार के छात्रों ने यहां अपराध का वातावरण बना दिया है। पर इस तरह की बात से चीजें पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि कोटा को इसकी वजह से, कोचिंग की वजह से राजस्व का भी लाभ होता है। उसकी अपनी एक ख्याति भी है। यहां से बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल में पास होते हैं। 4-5 लड़कों को हिरासत में लिया गया। मेस का संचालक भी अब गिरफ्तार हो गया है। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, वो मुंबई के आजाद मैदान की है, जहां कुछ छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीब 100 लोग ही इस प्रदर्शन में आए। इनका कहना है कि नीट की व्यवस्था अगले साल से लागू की जाए, इस साल से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट के खिलाफ कहीं भी बड़ा प्रदर्शन मेरी जानकारी में नहीं हुआ है। बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। सांसदों ने जरूर भाषा और अलग अलग सिलेबस को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में 5 मई को राज्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। गुजरात ने भी अपनी परीक्षा करा ली है, कुछ राज्यों ने नहीं कराई है। संसद में तमाम दलों ने सरकार से मांग की है कि इस साल के लिए परीक्षा रोक दी जाए। इक्का दुक्का प्रदर्शनों से पता नहीं चल रहा कि छात्र कितने बेचैन हैं या उन्होंने नीट की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। हमने गूगल किया तो कोटा से भी नीट परीक्षा के खिलाफ किसी प्रदर्शन की खबर की जानकारी नहीं मिली। फिर ये आवाज कहां से आ रही है जिसका प्रतिनिधित्व हमारे सांसद करने का दावा कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई की सुनवाई में साफ किया कि पहली नजर में यह नहीं साबित हो रहा कि नीट के लागू होने से राज्य के अधिकारों या अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नीट सिर्फ अपनी मेरिट लिस्ट जारी करके राज्यों को दे देगा। वो अपने नियमों के हिसाब से, अपने आरक्षण के हिसाब से छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हुर्रियत नेताओं ने नीट लागू करने को जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर हमला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्रभावित नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के छात्रों का कहना है कि नीट से उन्हें कई राज्यों के मेडिकल कॉलेज में, कई छात्रों ने कहा है ये बात कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का मौका मिल रहा है। इसके लिए उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने पढ़ा कि राज्य अपने नियमों के अनुसार ही सीटों की व्यवस्था करेंगे, वितरण करेंगे। हर राज्य अपने मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें अपने राज्यों के छात्रों के लिए रखते ही हैं। छात्रों का यह भी मानना है कि नीट के आने से विद्यार्थी अब सीबीएसई सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे और बच्चे बाकी परीक्षाओं में भी एक राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग, यूपीएससी, कैट आदि परीक्षाओं के लिए। जम्मू कश्मीर के छात्र सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक भी ला रहे हैं। हालांकि कुछ छात्रों को नुकसान भी हो रहा है जिन्होंने स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी के हिसाब से इम्तिहान की तैयारी की है। उन्हें मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि नीट परीक्षा सीबीएसई पर आधारित है। फिर भी अगर उनकी रैंक मेरिट लिस्ट में नीचे है तो भी अपने स्टेट जम्मू कश्मीर में आरक्षित सीटों पर एडमिशन ले पाएंगे भी। नीट का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि सीबीएसई में परीक्षा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में होती है और यही सांसदों की बातों में सबसे मुखर बात थी। इससे स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के छात्रों को नुकसान हो सकता है। हमने कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के बारे में पता किया कि क्या वे स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लेते हैं। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉमेड में सिर्फ अंग्रेजी में इम्तिहान होते हैं। इसके तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का इम्तिहान होता है सिर्फ अंग्रेजी में। गुजरात में परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी और गुजराती में होती है, राज्य परीक्षा। महाराष्ट्र में सरकारी कॉलेजों की परीक्षा मराठी, अंग्रेजी और उर्दू में होती है, लेकिन यहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होती है। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ यूनाइटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस महाराष्ट्र AMUPMDC की वेबसाइट से पता चला कि प्रश्न पत्रों का माध्यम अंग्रेजी है। उड़ीसा में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी सिर्फ अंग्रेजी में ही इम्तिहान होते हैं। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड भी अपने 22 मेडिकल संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा कराता है, जिसमें से 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ने के बाद यह तो पता नहीं चल सका कि प्रश्नों का माध्यम किस किस भाषा में है, लेकिन हर कोर्स में दाखिले के लिए 12वीं में अंग्रेजी विषय में 50% नंबर आवश्यक है। बांग्ला विषय अनिवार्य नहीं है, ना ही उसके नंबरों का कोई जिक्र है। हरियाणा में भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा PMT अंग्रेजी में होती है। अब यहां 2 सवाल हैं। क्या भाषा का सवाल उठाकर नीट को खत्म करने का कोई रास्ता खोजा जा रहा है ताकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लाभ मिल सके? इतने दिनों से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अंग्रेजी में परीक्षा ले रहे हैं, वे क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व तक नहीं देते, किसी ने इससे मुद्दा नहीं बनाया, जबकि सांसदों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए या पता ही होगा कि मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किस तरह से इम्तिहान होते हैं और एडमिशन होता है। व्यापम के कारण तो उन्हें पता चल ही गया होगा। अगर भाषा का ही सवाल है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को कैसे छूट दी जा रही है? अभी तक वे सिर्फ अंग्रेजी में ही इम्तिहान ले रहे हैं। इंजीनियरिंग की और मैनेजमेंट की प्रवेश परीक्षाएं भी ऑल इंडिया स्तर पर होती हैं, वहां भी अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पत्र नहीं आते। महाराष्ट्र के एक रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि नीट 2 को 12वीं के सिलेबस के आधार पर कर दीजिए, इससे महाराष्ट्र के 4.5 लाख मेडिकल अभ्यर्थियों को लाभ होगा। नीट को सीबीएसई पर आधारित इस वक्त है, जो अलग है और राज्य बोर्ड के सिलेबस से काफी मुश्किल है। साथ ही नीट 11वीं और 12वीं के सिलेबस पर आधारित है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 12वीं के आधार पर परीक्षा होती है। एक ब्रेक ले लेते हैं। पहले बीजिंग ओलंपिक्स, फिर लंदन ओलंपिक्स से पदक जीतने वाले सुशील कुमार रियो ओलंपिक्स में से पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे और मीडिया में आकर कह रहे हैं कि उन्हें रियो जाने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का
एक मौका मिलना चाहिए। ओलंपिक्स में पहले ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत चुके सुशील के मन में रियो में गोल्ड जीतने का सपना है। ओलंपिक पदक का कुछ ऐसा ही ख्वाब वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके नरसिंह यादव के मन में भी है। नरसिंह ने 74 किलोग्राम वर्ग में लॉस वेगास जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता था और रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। तब ना तो सुशील को उम्मीद थी और ना ही फेडरेशन को कि नरसिंह रियो के लिए पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जब रियो ओलंपिक्स सर पर है, ये 5 से 21 अगस्त 2016 के बीच रियो में होने वाला है। दोनों पहलवानों की दावेदारी को लेकर कुश्ती संघ फंसा हुआ है, क्योंकि कुश्ती संघ ने ना तो पहले अपनी नीति कोटा को लेकर बताई और ना ही ट्रायल होने ना होने को लेकर बात साफ की। कल तक कुश्ती संघ कहता रहा कि वो परंपरा के मुताबिक ओलंपिक का कोटा जीतने वाले खिलाड़ी को ही रियो जाने का मौका देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स के दौरान 52 किलोग्राम वर्ग में भारतीय पहलवान पप्पू यादव ने कोटा जीता था, लेकिन उन्हें काका पवार नाम के पहलवान से ट्रायल की कुश्ती लड़नी पड़ी और वहां जीतने के बाद ही उन्हें अटलांटा ओलंपिक्स में जाने का मौका मिला। लेकिन 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में योगेश्वर दत्त के कोटे को पहलवान कृपा शंकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, तो कुश्ती संघ ने कहा कि वो कोटा जीतने वाले पहलवान को ही मौका देंगे। ऐसे में योगेश्वर को बिना ट्रायल के ही एथेंस जाने का मौका मिल गया। अब सुशील कुमार के पीएम को खत लिखे जाने के बाद भारतीय कुश्ती संघ ने सुर बदल लिया है। उनका कहना है कि यह फैसला भारतीय ओलंपिक संघ या सरकार को लेना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें भारतीय कुश्ती संघ को ट्रायल के लिए कहा गया तो उन्हें ऐतराज नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम यह है कि कोई भी पहलवान किसी भी वजन में अपने देश के लिए कोटा जीतता है। हर देश को हर वजन वर्ग में सिर्फ एक कोटा जीतने का मौका मिलता है। ऐसे में यह फैसला आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ को ही करना है कि वो किस पहलवान को रियो भेजेगा। 26 साल के नरसिंह का कहना है कि उन्होंने 2007 से लेकर अब तक 74 किलोग्राम वर्ग में कई पदक जीते हैं। नरसिंह ने 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, 2014 के इंचियन एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2015 के एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2015 के लास वेगास वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा सुशील ये भी दावा करते हैं कि उनकी नरसिंह यादव से 2 बार भिड़ंत हुई है और दोनों ही बार उन्हें ही जीत हासिल हुई। सुशील 2004 के एथेंस ओलंपिक्स खेलों में 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी दावेदारी पेश की थी उन्होंने, लेकिन तब वो नाकाम रहे। 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स खेलों में कांस्य पदक जीता था 66 किलोग्राम वर्ग में। भारत को कुश्ती के जरिए 56 साल बाद ओलंपिक में पहला मेडल हासिल हुआ। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में सुशील ने 66 किलोग्राम वर्ग में एक बार फिर पदक जीता। अब उनकी मांग है कि उन्हें नरसिंह से लड़ने का मौका मिले, जबकि नरसिंह कहते हैं कि उन्होंने कोटा जीता है और उनका हक है कि उन्हें रियो जाने का मौका मिले। सुनते हैं दोनों खिलाड़ियों का क्या कहना है। अगर ये सहमत हो तो इनको स्टूडियो में लाकर भिड़ा ही देते हैं। भारतीय कुश्ती में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है कि रियो में 74 किलोग्राम में किस पहलवान को जाने का मौका मिलेगा। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को या नरसिंह यादव को, जिन्होंने कोटा हासिल किया है। सुशील, आप कहते रहे कि सुपर फिट है आप, लेकिन आपको लगता है कि इसी फिटनेस ने शायद आपको कहीं धोखा दिया जिसकी वजह से आज ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। और उसको मौका मिलना चाहिए था एक टूर्नामेंट के लिए नरसिंह को, और उसने वहाँ अच्छा भी किया। मैं उसके लिए उसको बधाई देता हूँ कि हमारे देश के लिए वो पहले ही टूर्नामेंट में उसने अच्छा किया और उसमें वो टिकट लेके आया और सभी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसमें मैं भी हूँ, पूरी टीम ने। और एक प्रोसीजर है तो प्रोसीजर उस तरीके से, जो इस तरीके से हमारी फेडरेशन अब चाहेगी उस तरीके से वो करेगी। आपको लगता है कि आप जो रेसलिंग लीग था उसमें नहीं खेले, शायद उसका कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? देखो जी, मैं जब भी तैयारी करता हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करता हूँ। मैं फिट नहीं हूँ तो ना मैं पैसे के पीछे भागता हूँ। ये नहीं कि मेरा ये पहला ओलंपिक है, कि ये पहला ओलंपिक है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रायल होना चाहिए। और ठीक है, उस टाइम पे मैं फिट नहीं था तो मैं नहीं खेलता। एशियन गेम्स मैंने ड्रॉप किया है उसके लिए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने ड्रॉप की है। तो ये मैं जब भी कोई तैयारी करता हूँ तो मैं बड़े मन से और बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, और जब मैं फिट होता हूँ, मैं जब भी टूर्नामेंट लड़ता हूँ। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में खुद एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे मेरा इंटरनेशनल सभी कॉम्पिटिशनों में मेडल है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल्ड था, उसके बाद मैं लंदन ओलंपिक्स भी खेला था, उसके बाद एशियन गेम्स में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, और अभी हाल में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके रियो के लिए क्वालिफाई किया हूँ। तो एक
सभी ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशनों में मेरा ओलंपिक छोड़ के सभी में मेरा मेडल है और मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ अभी रेसलिंग में। जब से आप देखेंगे कि रियो में भी मैं बहुत अच्छा करूँगा और अपने देश के लिए वहाँ से गोल्ड लेके आऊँगा। बिल्कुल यही उम्मीद है नरसिंह। एक चूंकि आप इस बारे में तकनीकी रूप से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप बता पाएंगे। सुशील 66 से 74 में गए हैं, आप लगातार 74 में खेल रहे हैं, तो कम वर्ग श्रेणी से जब आप ज़्यादा में खेलते हैं तो मुश्किल तो आती ही होगी। बिल्कुल, देखिए वो अपना अपना भी होता है कि आपको कौन से वेट कैटेगरी में खेलना है, बट मैं शुरू से 74 kg में खेलते आया हूँ। सुशील कुमार जी पहले 66 उनका मेडल है, 66 में खेलते हैं। बिल्कुल। तो 74 kg में मैं बेस्ट हूँ और यहाँ जो बात हो रही है वो 74 kg की हो रही है। आज जो भी पूछता है कि 74 में कौन जाएगा, तो 74 kg में आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लो तो मेरी सबसे अच्छी है, तो मैं ही रियो जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं नरसिंह के साइड हूं। ये अच्छी बात नहीं है कि एक खिलाड़ी पहले चुना गया है तो दूसरा पहले वाला खिलाड़ी प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है। ये ठीक बात नहीं है। जो चुना गया अब वही जाएगा। खैर, बिहार और झारखंड में शुक्रवार के दिन 2 पत्रकारों की हत्या हुई है। शाम के वक्त बिहार के सिवान जिले से खबर आई कि रेलवे स्टेशन के पास एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजदेव रंजन हिंदुस्तान अखबार के लोकल ब्यूरो चीफ थे। सिवान के स्टेशन फल मंडी के पास उनकी हत्या की गई। 2 गोली मारी गई है उन्हें। इससे पहले झारखंड के चतरा में भी एक पत्रकार अखिलेश उर्फ इंद्रदेव यादव की हत्या कर दी गई। उनको भी गोली मारी गई है। रात के वक्त घर के पास ही उन्हें गोली मारी गई। इंद्रदेव एक टीवी चैनल से जुड़े हुए थे, ताजा टीवी नाम है, जहां जिसके लिए ये काम करते थे। इन दोनों की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटना की निंदा की है और वहां चतरा में लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और मांग की है कि पत्रकारों ने भी मांग की है कि जल्दी से इस मामले में अपराधियों को पकड़ा जाए। निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह की कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। साथ में सफर कर रहे उनके दामाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। निरंकारी समुदाय के प्रमुख 1980 से निरंकारी समुदाय के प्रमुख दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं इनके और 23 फरवरी 1954 को इनकी पैदाइश हुई थी। दिल्ली में ही इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद डेरे की गद्दी इन्होंने संभाली। 27 देशों में निरंकारी समाज का संगठन है। दिल्ली में निरंकारी समुदाय का मुख्यालय है। करोड़ों इनके समर्थक अनुयायी बताए जाते हैं। इस खबर से इनके अनुयायी स्तब्ध हैं, सदमे में हैं, यकीन नहीं कर पा रहे कि दूसरी ऐसी घटना उनके जिन्हें वो मानते हैं निरंकारी परिवार की दूसरी ऐसी घटना हुई है। वो मॉन्ट्रियल से पहले न्यूयॉर्क भी गए थे। अब ये पुरानी कुछ तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने निरंकारी प्रमुख की मौत पर शोक जताया है और अपनी श्रद्धांजलि पेश की है।